वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें एचपी पीजीटी हिंदी के लिए नया पाठ्यक्रम लगा है, उस सिलेबस को। ठीक है, तो मुझे ये जो पिछला हमारा ऑडियो लेक्चर था उसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अगर ऐसा ही रिस्पांस रहता है तो मैं निरंतर आपको हर दिन एक ऑडियो लेक्चर दिया करूँगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाकर रखिए। पिछली वीडियो में जो रिस्पॉन्स रहा उसको देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही आपने रिस्पॉन्स रखना है, आपको ही फायदा होगा। क्यों? थोड़ा सा समय का अभाव रहता है जिस कारण वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ऑडियो में थोड़ा सा सरल रहता है कि आपको सीधे सीधे ऑडियो में रिकॉर्ड करके लेक्चर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक बातें आपको और कहता हूँ। जैसे कि देखिए, आप लोग बताइएगा कि जो आपको ये ऑडियो लेक्चर है ये किस समय देना है। जैसे कि आजकल हम आपको देते हैं शाम के 7 बजे। क्या यही टाइम सही है या फिर इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि ये आपको सुबह चाहिए? ठीक है, तो ये आप बताइएगा। साथ में देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। बाकी अगर अभी तक आप हमारे जो पीजीटी हिंदी के लिए बैच चला हुआ है उसमें एनरोल नहीं हुए हैं तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आपकी पीजीटी के बैच से संबंधित होगी तो आप उसकी जानकारी ले सकते हो। और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल है पीजीटी हिंदी के लिए। अगर लेना चाहते हो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। हाँ, देखो, जो पिछला हमारा ऑडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको जल्दबाजी में एक कबीरदास के जन्म से संबंधित था कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था। तो उसमें हमने आपको बताया था कबीरदास का जन्म 1498 था। हमारा मंतव्य बताने का 1398 ही था, जल्दी से निकल गया 1498। तो आप लोगों ने करेक्शन करवा दी, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो इसमें आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। कबीरदास का जन्म 1398 से लेकर 1518 के बीच में माना जाता है, अर्थात 1398 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी 1518 में हुई थी। जन्म स्थल उनका काशी था। गुरु का नाम रामानंद, जाति जुला थी, माता पिता निरुनिमा थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा तो वो रहेगा आपका, जो हमें जायसी का जायसीकृत कौन सी रचना है जायसी की, तो ये है आपकी नागमती वियोग खंड और मानसरोवर खंड। ये जो काव्य संग्रह है, वैसे तो ये एक में ही है। किस में है ये? पद्मावत जो इनका महाकाव्य है उसी के अंतर्गत ये दो सर्ग है, उनको हम यहाँ पर आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। मेन हमारा रहेगा 25 से 30 प्रश्न डिस्कस करने का। प्रश्न तो 25 से 30 होंगे, परंतु आप बताइए, ये इस तरह से क्वेश्चन वाला सिस्टम ठीक रहता है या फिर आपको रिवीजन क्लासेस लाऊं, ऑडियो रिकॉर्डेड रिवीजन क्लासेस? तो ये भी आप बताइएगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं तो इनके उत्तर आपने देने हैं। तो चलिए, पहले आपको वन लाइनर टाइप के बता देता हूं। देखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम भी मलिक मोहम्मद जायसी ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जायस नगर में रहते थे, तो जायस नगर में रहने के कारण इनको जायसी कहा जाने लगा। फिर देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा प्रश्न, कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है पद्मावत, इसमें कुल कितने खंड हैं? जायसीकृत पद्मावत जो है, इसमें खंडों की संख्या है 57 खंड है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगर इनके जन्म के बारे में पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जन्म से संबंधित आपने जितने भी कवियों के बारे में बताऊंगा तो उनको आपने नोट करना है एक कॉपी पे, ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें अंत में।
तो बताया था आपको मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब का माना जाता है? 1492 ईस्वी से लेकर 1542 तक का इनका समय है। आप इसको नोट करिए, कई जगह ये 1492 दिया गया है, कई जगह 1464 दिया गया है। इन दोनों तिथियों को आपने याद रखना है। ज़्यादातर जो इनका समय माना जाता है विद्वानों के द्वारा, तो वो माना जाता है 1492 ईस्वी। फिर आगे आपने ये ध्यान रखना है, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। इनके गुरु का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था फ़कीर शेख मोहिदी। पहले आपको ये जायसी से परिचय करवा देता हूँ। फ़कीर शेख मोहिदी इनके गुरु का नाम था। और जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये शेरशाह के समकालीन थे। किसके? शेरशाह के समकालीन। और अमेठी के निकट जाइस नामक नगर में ये रहते थे। फिर जो जायसी है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरा नामा, मसला नामा, कहनावत। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरा नामा, मसला नामा, कहनावत। जो पद्मावत है, इसमें इसका जो विषय है नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी। विषय पूछा जा सकता है पद्मावत का, काफी महत्वपूर्ण है। नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। जो अखरावट है, इसमें हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरा चौपाई ये संग्रह है। जो आखिरी कलाम है, इसमें कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। और जो कहरानामा है, इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। इसके पश्चात ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, किसने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है? और वो ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने जायसी के सिर्फ 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है। एक तो हो गया पद्मावत, दूसरा अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम। फिर देखिए, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान कॉलेज कैडर की परीक्षा में पूछा गया है। अर्थात कॉलेज कैडर से तात्पर्य होता है जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं ना, उनके लिए कॉलेज कैडर कहा जाता है। जैसे आप लोग होंगे स्कूल कैडर, अर्थात आप पीजीटी हैं तो आप लोग स्कूल कैडर होंगे। तो ये कथन कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध तो कल्पित है और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। फिर अगला जो कथन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। किसका होगा ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। फिर से रिपीट करूंगा। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का सदृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी, तो यह जायसी द्वारा पूरी की गई। अगला जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो वो इससे बन सकता है कि जो पद्मावत नामक इनका महाकाव्य है, इसमें प्रयुक्त प्रतीक कौन कौन से हैं? जैसे कि रतन सेन है, ये किसका प्रतीक है? तो रतन सेन मन और आत्मा का प्रतीक है। फिर चित्तौड़गढ़, ये किसका प्रतीक है? ये शरीर का प्रतीक है। सिंहलदीप, ये किसका प्रतीक है? ये हृदय का प्रतीक है। पद्मावत, ये किसकी प्रतीक है? पद्मावती, ये श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है। सुवा या हीरामन तोता, ये किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। नागमती किसका प्रतीक है? दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन, ये किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक। अलाउद्दीन, ये किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक।
एक बार फिर से जल्दी-जल्दी रिपीट कर लेता हूँ। रतन सेन मन और आत्मा का प्रतीक, सिंहलदीप हृदय का प्रतीक, चित्तौड़गढ़ शरीर का प्रतीक, पद्मावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक, सुवा हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। हीरामन सुवा का नाम पूछा जा सकता है कि जो पद्मावत में सुवा है इसका क्या नाम था? हीरामन तोता। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। फिर आगे है, किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा? किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा? तो ये कहा गया था विजय देव नारायण शाही के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेट में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का डैश खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। क्या आएगा इस रिक्त स्थान में? पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, यहां पर प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किस किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो एक तो देखिए पद्मावत में पाई जाती है, दूसरी चित्रावली में। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है चित्रावली। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। जो पद्मावत है इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की परंपरा है। फिर आगे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोगखंड और मानसरोधक खंड है, इन दोनों से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां आपसे पूछी जा सकती हैं तो वो आपको यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, तो आप इनको नोट भी कर सकते हो। देखिएगा, विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनाबती कहम गऊ पतारा। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनाबती कहम गयू पतारा। दूसरी पंक्ति है, आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी कागज भाषा चौपाई कहे। ये कई कई जगह अलग अलग पंक्तियां भी दी होती हैं, तो आपने ज़्यादा नहीं, पहली वाली पंक्तियां याद रखनी है ज़्यादा। जो विक्रम दशा प्रेम का बारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात नेक्स्ट पंक्ति है, ओ मन जानी कवित अस्कीना, मकु यह रहे जगत मह चीना। काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर से रिपीट करूंगा, ओ मन जानी कवित अस्कीना, मकु यह रहे जगत मह चीना। अगली जो पंक्ति है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मनी चीन्हा। गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई नई चित बंधा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाली पंक्ति भी, इसका भी ध्यान रखना। इसमें देखिए, तन चित्तौर शरीर चित्तौर है, मन राजा है, हिय सिंहलदीप है, बुद्धि पद्मनी है, गुरु सुवा है और जो हमें पंथ दिखाता है। इसके पश्चात नागमती दुनिया धंधा है और ये इसमें कहा गया है। फिर आगे जो महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी तो वो इस प्रकार से है, प्रेम कथा यही भांति विचार रहूं, बुझी लेओ जो बुझे पा रहूं। फिर से पढ़ूंगा, काफी महत्वपूर्ण है ये, प्रेम कथा यही भांति विचार रहूं, बुझी लेओ जो बुझे पा रहूं। फिर अगला देखिए, अगला भी काफी महत्वपूर्ण है, ये किसका है? आपका मानसरोधक खंड का है। सरबर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा से पढ़ूंगा, सरबर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। अगला देखिए, महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी आप इसको याद कर लेना, जैसे कि बरु निवान अस ओपहम, बेधे रन बन दाख, सो जही नार सब रोवा,
पंखी है तन सब पांख। उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आपको मैंने बता दिया। इसके पश्चात अगली जो महत्वपूर्ण पंक्ति रह सकती है वो इस प्रकार से है। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सूठी घाटा। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सूठी घाटा। इसके पश्चात जो नेक्स्ट पंक्ति है तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये पंक्ति? मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित कहा छार भई मुट्ठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करूंगा। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित कहा छार भई मुट्ठी। फिर अगली जो पंक्ति है ये भी महत्वपूर्ण लग रही है मुझे, जैसे कि छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दीनह उड़ाई पृथ्वी में झूठी। इंपॉर्टेंट है, नेट में कई बार पूछी गई है पंक्ति। छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दीनह उड़ाई पृथ्वी झूठी। अगली पंक्ति देखिए। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घड़ी के रीति, घड़ी सो आई ज्यूं भरी ढरी जन्म का नीति। उतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये। अगला है। होत ही दरस परस भा लोना, धरती सर्ग भऊ सब सोना। अगली पंक्ति है। साजन लेई पठावा आयसु जाय ना भेंट, तन मन जोबन साजी के देह चली लेई भेंट। अगली जो पंक्ति है ये तो काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसे। पंक्ति है। पीयू सो कहूं संदेशड़ा, हे भोरा हे कागा, सो धनी बिरही जरी, मुई तेहिक धुआं हम लागा। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट। जो ये ऑडियो लेक्चर होते हैं ना, इन्हें आप ईयरफोन कान में लगाइए। काम करते समय, कहीं रनिंग करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, उस समय आप इन्हें सुन सकते हो। और जब फ्री हो तो इनको आप अपने कॉपी पे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि नए पाठ्यक्रम पर ऐसे लेक्चर आपको कोई नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं आपको। फिर आज के जो वीडियो का टारगेट है, आपको तो पता ही होगा कितना टारगेट होता है, तो जल्द से जल्द आपने उस टारगेट को भी अचीव करवा देना है। अगली पंक्ति है यहाँ। जोहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पातशाही गढ़ चूड़ा चित्तौर भा इस्लाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जोहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पातशाही गढ़ चूड़ा चित्तौर भा इस्लाम। अगला है। नयन जो देखा कमल भा, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा, दसन ज्योति नगहीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से पढ़ूंगा। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंसत भा, दसन ज्योति नगहीर। अगली जो पंक्ति है महत्वपूर्ण होगी ये भी। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। ये सारी की सारी पंक्तियां होंगी मलिक मोहम्मद जायसी के, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए। बरसे मघा झंकोरी झंकोरी, मोर दो नैन चुबई जनु ओरी। इंपॉर्टेंट होगा ये भी। मोहम्मद कभी कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। इंपॉर्टेंट है। जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। अगला है। कवि बियास रस कमलापुरी, दूर ही नियर नियर भादुरी। एक बार फिर से पढ़ूंगा। कवि बियास रस कमलापुरी, दूर ही नियर नियर भादुरी। अगला है। जेही के बोल बिरह के धाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। क्या है? जेही के बोल बिरह के धाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। फिर अगला देखिए, अगला है यहाँ। भयऊ बिरह जली कोयली कारी, डार डार जो कुकी पुकारी। फिर से देखिए। भयऊ बिरह जली कोयली कारी, डार डार जो कुकी पुकारी।
अगला है प्रेम पहाड़ कठिन विधि गड़ा, सो पे चढ़ी जो सिर सौ चढ़ा, पंथ सूरी का उठा अंकुरु, चोर चढ़े कीचड़ मंसूरू। तो ये है कुछ इस प्रकार से आज का ये ऑडियो लेक्चर। आराम से इसको देखिएगा, आराम से इसको सुनिएगा, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक और तथ्य आपको बता देता हूँ। जैसे कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है। आत्मा अर्थात स्वयं को ये पुरुष मानते हैं और भगवान को ये स्त्री मानते हैं। इसी के साथ जो संत कवि हैं ये विपरीत साधना करते हैं। कैसे? स्वयं को जो संत है स्वयं को ये स्त्री मानते हैं और भगवान को ये पुरुष मानते हैं। जैसे कि कबीर हो गए, नानक हो गए, रैदास इत्यादि। खासकर कबीर की रचनाओं में ये चीजें मिलती हैं। संत कवियों का आपने ध्यान रखना, ये संत कवि स्वयं को स्त्री मानते हैं और भगवान को पुरुष, और सूफी इसका उल्टा मानते हैं। फिर आगे क्या है? सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश है। पूछा जा सकता है सीधे सीधे, किन कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश है? तो ये सूफी कवियों में है। जो इश्क मजाजी का अर्थ होता है लौकिक प्रेम, अर्थात जो इस संसार का प्रेम है उसे कहेंगे इश्क मजाजी। इश्क हकीकी का अर्थ होता है अलौकिक प्रेम, हकीकी। इसको ध्यान रखना है आपने। फिर आगे क्या है? सूफी सिद्धांतों में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। क्या है? जो सूफी सिद्धांत है इसमें इश्क हकीकी तक अर्थात अलौकिक प्रेम तक पहुंचने के लिए साधक को 4 चरणों से, 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। मनुष्य के कितने विभाग हैं? सूफी साधकों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। सूफी साधकों के अनुसार मनुष्य के 4 जगत हैं। सूफी साधकों के अनुसार साधक की 4 अवस्थाएं हैं। ये बता देता हूं आपको। जैसे सूफी सिद्धांत में मनुष्य के जो 4 विभाग हैं वो इस प्रकार से है: नफस, रूह, कल्ब, अकल। नफस, रूह, कल्ब, अकल। नफस से तात्पर्य है विषय भोग वृत्ति वाली इंद्रियां। रूह से तात्पर्य है आत्मा या चित्त। कल्ब से तात्पर्य है हृदय। अकल से तात्पर्य है बुद्धि। जो सूफी सिद्धांत में 4 जगत हैं वो बता देता हूं आपको। आमलेना सूत, आमले मलकूत, आमले जबरूत, आमले लाहत। फिर से देखिए, आमले नासूत ये भौतिक चीजों से संबंधित है। आमले मलकूत ये चित्त जगत से संबंधित है। आमले जबरूत ये आनंदमय जगत से संबंधित है। और आमले लाहत ये ब्रह्म जगत से संबंधित है। सूफी सिद्धांत में साधक की 4 अवस्थाएं भी बताई गई है। ये कई बार पूछी गई हैं, तो इनको याद करने का तरीका है शत-हम। जैसे कि शत से होगा शरीयत, त से जो निकलता है इससे होगा तरीकत, ह से होगा हकीकत, और जो म से होगा मार्फत। फिर से देखिए, सूफी सिद्धांत में साधक की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत से तात्पर्य है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। तरीकत से तात्पर्य है हृदय की शुद्धता। हकीकत से तात्पर्य है भक्ति उपासना से सत्यबोध। मार्फत से तात्पर्य है सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो ये है कुछ इस प्रकार से आज का ये लेक्चर। आप अवश्य बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। कमेंट अवश्य करना है। टारगेट को ध्यान रखना है, जो हमारा टारगेट सेट किया गया है। जो पीजीटी हिंदी के लिए ई बुक्स, PYQ, कुछ भी नोट्स इत्यादि आप परचेज करने की इच्छुक हैं या फिर कोर्स लेने की इच्छुक हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है
8219312129 इस पे आप बेझिझक व्हाट्सएप करिएगा। और जाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न भी छोड़ देता हूँ मैं। आपने बताना है क्या प्रश्न छोड़ूं? हाँ, ये प्रश्न आपको बता देता, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका कोई भी विकल्प आपको नहीं दूंगा, चाहे गूगल करिए, चाहे किसी पुस्तक से देखिए, उत्तर आपने देना है इसका। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपने ऑडियो लेक्चर को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।